नमस्कार दोस्तों, एमनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लेक्चर की कंप्लीट PDF आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन को। मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे पहले सम्राट की स्थिति देख लेते हैं। उस समय जो राजा होता था उनकी क्या स्थिति थी। तो उस समय का जो राजा है वो राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, अर्थात राजा का ही उस समय जो है शासन था और वो वंशानुगत चलती थी। सबसे पहले जो राजा हो गया उसका पुत्र या उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो अगला राजा बनेगा, फिर उसके बाद में उसका जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो अगला राजा बनेगा। इसके अलावा चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को माना जाता था। सप्तांग सिद्धांत में कहा जाता है कि कौन कौन चीज़ें शामिल होती थी। तो चाणक्य के अनुसार सम्राट जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था। इसके अलावा क्षेत्र, फिर है अमात्य जो उनकी सहायता के लिए होते थे। इसके अलावा सेना जो उनकी सुरक्षा के लिए होती थी। कोष, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कोष होता था। अगला है दुर्ग, सुरक्षा करने के लिए और निवास करने के लिए दुर्ग होता था। और इसके अलावा सातवां जो अंग है वो है मित्र राज्य, उसके साथ में मित्र राज्य भी होते थे। तो ये करके 7 अंग बताए गए हैं शासन के। इसको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है और ये जो है चाणक्य के द्वारा दिया गया था। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है। इवन अर्थशास्त्र के संदर्भ में या राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसका आज भी उपयोग होता है। इसका जो 8वां अंग है वो शत्रु को बताया गया है, लेकिन इसका उल्लेख उसमें सप्तांग सिद्धांत में नहीं हो रखा है। लेकिन 8वां जो अंग है वो शत्रु को माना गया है। अब राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे और इन मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। और इन तीर्थों में से सबसे उच्च जो अधिकारी होता था, इन तीर्थों में से सबसे प्रमुख जो तीर्थ होता था उनको महामात्र कहा जाता था। तो महामात्र जो होते थे वो तीर्थों के भी ऊपर होते थे और इनकी जो संख्या थी वो थी 18। कुछ तीर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, उनको मंत्रीण कहा जाता था। ये 3-4 मंत्रियों को मंत्रीण कहा जाता था। उनमें पुरोहित, युवराज, सेनानी या सेनापति जो होता था वो इसमें शामिल होते थे। इन सब को संयुक्त भाषा में मंत्रीण कहा जाता था। अब इनके अलावा कुछ और भी तीर्थ होते थे, अर्थात मंत्री होते थे। उन मंत्रियों में सबसे पहला जो नाम है वो है समाहर्ता। आज भी आप बिहार का अगर प्रशासन देखोगे तो बिहार में जो जिला कलेक्टर होता है या जो राजस्व अधिकारी होता है उनको समाहर्ता ही कहा जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में इतना स्ट्रॉन्ग जो थी, इतनी जड़ें जमा ली कि आज भी इस शब्द का प्रयोग होता है और बिहार के जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनको आज भी समाहर्ता कहा जाता है। तो राजस्व अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष जो होता था, कोष की जो रक्षा करता था, कोष का जो अध्यक्ष होता था उनको सन्निधाता कहा जाता है। अब इतना बड़ा कोष है, उसकी रक्षा के लिए सन्निपा जी को तो आना ही पड़ेगा, इसलिए कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। फिर जो कारखाने थे, कारखानों के जो प्रमुख होते थे उनको कर्मांतिक कहा जाता था। इसके अलावा जो अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता है, जो राजा के जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे उनकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते थे और उन सेना का जो प्रमुख होता था उनको आंतरविशिक कहा जाता था। वन विभाग का जो प्रमुख होता था उनको आटविक। इसके अलावा राजमहल की जो आवश्यकता होती थी उनकी जो पूर्ति करते थे उनको दोवारिक कहा जाता था। अर्थात राजमहल के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती थी, जितने भी रसद सामग्री हो गई या फिर अन्य उपयोगी सामग्री आवश्यक होती थी, उन सभी का जो है व्यवस्था जो करने वाले थे उनका नाम था दोवारिक। पत्राचार विभाग के जो प्रमुख थे उनका नाम था प्रशासता।
ये जो है प्रमुख तीर्थ हैं, कुल 18 होते थे, लेकिन इनमें से हमने जो है इम्पोर्टेंट तीर्थ को देख लिया है। इन तीर्थों के नियंत्रण में विभाग भी होते थे और उनमें जो है 26 विभाग होते थे और इन विभागों के जो प्रमुख थे उनका नाम था, उनको अध्यक्ष कहा जाता था। और हम कुछ इम्पोर्टेंट विभाग देख लेते हैं, कौन कौन से विभाग होते थे। तो सबसे पहला जो विभाग है वो है मुद्राध्यक्ष। नाम से तो अलग लगेगा, लेकिन मुद्रा अध्यक्ष में जो है वो पासपोर्ट विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम मुद्रा अध्यक्ष कहते थे। ये जो है राज्य में आने जाने वाले जो भी लोग होते थे उनकी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता था, इसलिए इसको यह पासपोर्ट विभाग का जो ये अध्यक्ष था वो आने जाने वालों की देखरेख करता था और गतिविधियों को नियंत्रित करता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग ये कुछ अलग लगता है, इसलिए मुद्रा अध्यक्ष जो थे वो थे पासपोर्ट विभाग के प्रमुख। उसके अलावा मुद्रा विभाग के जो प्रमुख थे उनको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। मुद्रा विभाग के प्रमुख को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। अब है आबकारी विभाग के प्रमुख। तो शराब को सूरा या सूर कहते ही हैं, तो सूरा जो अध्यक्ष थे वो आबकारी प्रमुख जो होते थे उनको सूराध्यक्ष कहते थे। बूचड़ खाने के जो प्रमुख होते थे उनको शूनाध्यक्ष कहते थे। नमक को लवण कहते ही हैं, तो नमक विभाग के जो प्रमुख है उनको लवणाध्यक्ष कहते थे। वेश्या को गणिका कहा जाता है, तो वेश्यावर्ती विभाग के जो प्रमुख थे उनको गणिकाध्यक्ष कहा जाता है। खनिज विभाग के जो प्रमुख थे उनको आखराध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा हम शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं तो पणाध्यक्ष या पणाधिकारी कह लेते हैं, तो व्यापार वाणिज्य के जो प्रमुख थे वो थे पणाध्यक्ष। नापतोल विभाग के जो प्रमुख थे उनको कहते थे पोतवाध्यक्ष और वन निरीक्षकों के जो प्रमुख थे उनको कहते थे कुपाध्यक्ष। इसके अलावा जो राजकीय जमीन की जो देखरेख करते थे उनको कहते थे सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष वो होते थे जो राजकीय जमीन की देखरेख करते थे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन कैसा था, प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन होता था। तो सबसे पहले जो प्रांत है, कंप्लीट मौर्य प्रशासन का जो प्रांत था उसको 5 भागों में बांटा हुआ था और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इसमें से सबसे नॉर्थन साइड में, उत्तर साइड में जो होता था उसको उत्तरापथ कहते थे और उसकी जो स्थान था, राजधानी थी वो थी तक्षशिला। जैसा कि हमने देखा था कि जो गांधार की जो राजधानी है तो उत्तर वाला जो रीजन था उत्तरापथ कहते थे और उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। उसके बाद में जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है, सबसे दक्षिण में जो हिस्सा है वो दक्षिणापथ कहलाता था और यहाँ के जो स्थान है वो है सुवर्णगिरी। पश्चिमतम जो हिस्सा है वो है अवंतीपथ और इसमें जो स्थान है वो है उज्जैन। इसके अलावा जो सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वो है कलिंगपथ और उसकी जो राजधानी थी वो थी तोसली। और उत्तर पूर्व में जो स्थान है प्राच्य, ये जो है मुख्य राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। यहाँ पे जो है उस समय के जो मगध के जो सम्राट होते थे वो मौर्यकालीन सम्राट है वो पाटलिपुत्र पर बैठते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रांत है वहाँ पर उनके वारिश या फिर उनसे सगे संबंधी जो भी होते थे, जो राजवंश से संबंधित होते थे वो यहाँ पे गवर्न करते थे। तो इस प्रकार ये अलग अलग जगह पर गवर्नर बैठते थे और इसको कंप्लीट रूल में लाते थे। अब बात करते हैं यहाँ के जो सैन्य प्रशासन की। सैन्य प्रशासन कैसा था, तो मौर्य सेना को जो है वो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 6 भाग में इसको विभाजित करने के बाद में इन 6 जो भागों को नियंत्रित करने के लिए 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक समिति में जो है वो 5 सदस्य होते थे। और ये जो 6 भाग कौन कौन से हैं, तो जो जल में से नौसेना जो होती थी उनको वो जल से होती थी, दूसरी घुड़सवारी, तीसरी पैदल सेना, चौथी जो रथ पर होती थी और 5वीं जो हाथी पर सवार होकर जो सेना आती थी वो हाथी वाली सेना हो गई। उसके अलावा इन पूरी जो सेना है उनकी रसद की आपूर्ति, आवश्यकताओं की जो आपूर्ति है उनके लिए भी एक अलग से सेना गठित की जाती थी और वो इनकी आवश्यकताओं की क्या करती थी, आपूर्ति करती थी। अब बात करते हैं इस समय की जो गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ के जो जासूसों का जो प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था, उनको महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर को इस समय जो है वो गूढ़ पुरुष कहा जाता था और ये जो गूढ़ पुरुष है वो 2 प्रकार के होते थे।
एक तो होती थी संस्था के रूप में और दूसरा होता था संचार। संस्था जो होती थी वो एक ही जगह पर रहती थी और गुप्तचरी का काम करती थी, एक जगह हो गई, और वहाँ से अपने नेटवर्क स्थापित करके वो क्या है वहाँ का जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी या फिर वहाँ जो भी मामले होते उनको देखते थे। इसके अलावा एक और गुप्तचर व्यवस्था होती थी, वो संचार कहलाती थी। ये क्या करती थी कि जगह जगह पर जाके घूम घूम के अपने क्या है गुप्तचर का काम करती थी। जैसे कि अपने इंडिया की रॉ, इज़राइल की मोसाद वगैरह जो है वो जगह जगह जा जाके अपनी गुप्तचर व्यवस्था करती थी। इसके अलावा जो अगर रॉ है तो इंडिया में भी वहाँ पे रह के भी वहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था करती है। तो इसलिए क्या है इसके भी दो पार्ट थे, एक तो संस्था थी, दूसरा था संचार। नगर में जो शांति व्यवस्था है वो बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की होती थी। दंडपाल, पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम दंडपाल कहते थे। अब बात करते हैं इस समय की न्यायिक प्रशासन की। तो न्यायिक प्रशासन में सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होता था ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय के ऊपर जो होता था वो होता था संग्रहण या द्रोणमुख या स्थानीय या जनपद। उसके जो ऊपर होता था वो होता था न्यायालय, इसको केंद्रीय न्यायालय भी कहते थे, और ये सबसे ऊपर होता था। इसके भी पुनः दो भाग होते थे, एक होता था दीवानी न्यायालय और दूसरा होता था फौजदारी न्यायालय, और इन दोनों के नाम भी अलग अलग होते थे। जो दीवानी न्यायालय होता था उसका नाम होता था धर्मस्थीय न्यायालय और फौजदारी न्यायालय का नाम होता था कंटक शोधन न्यायालय। अब इनके जो न्यायाधीश होते थे वो भी अलग अलग होते थे। जो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे वो होते थे व्यवहारिक, मतलब उनको व्यवहारिक कहते थे, और फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनको प्रदेष्टा कहा जाता था। अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है राजुक। क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश जो होते थे, अर्थात जो जनपद वगैरह और ग्राम व्यवस्था में जो न्यायाधीश बैठते थे उनको राजुक कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इनकी सामाजिक स्थिति की, अर्थात मौर्यकालीन टाइम पीरियड में, मौर्यकालीन समाज में समाज की स्थिति क्या थी उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो समाज है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, पिता की सत्ता होती थी। इसके अलावा एकल परिवार नहीं होकर वो होते थे संयुक्त परिवार, अर्थात उसके जो जितने भी भाई वगैरह है वो सब एक साथ ही रहते थे, तो अर्थात संयुक्त परिवार इस समय होता था। समाज जो है वो चार भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय जो है जाति व्यवस्था का विकास हो चुका था और इस समय विकसित अवस्था में भी पहुंच गई थी। शूद्रों को जो है वो वार्ता का अधिकार था, अर्थात उनको जो है खेती, पशुपालन और व्यापार करने का उस समय अधिकार था। जातीय भेदभाव इस समय आरंभ हो चुका था, क्योंकि जो वर्ण संकर जो जातियाँ थी वो इस समय नगरों के बाहर रहती थी, और हमें कुछ वर्ण संकर जातियों के उल्लेख भी मिलते हैं। मैगनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें हमें वर्ण संकर जातियों के उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि उनमें उल्लेख मिलता है हमें निषाद, श्वपाक, उग्र, अंबष्टक, रथकार, वैदेहक आदि हमें क्या है उस समय की वर्ण संकर जातियों की उल्लेख मिलता है जो नगर के बाहर रहती थी। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया है, अर्थात जो कुलीन महिलाएं होती है, जो उच्च परिवार में जो महिलाएं रहती है वो अनिष्कासिनी, अर्थात उनका जो बाहर से निष्कासन नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको बाहर घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। विधवा विवाह का प्रचलन कम हो गया था, विधवाओं का विवाह नहीं किया जा सकता था, लेकिन कई पर ही किया जाता था। जो विधवाएं पुनर्विवाह कर लेती थी उनको छंदवासिनी कहा जाता था, उनके लिए अलग से टर्मिनोलॉजी यूज होने लग गई थी और उनको छंदवासिनी कहा जाने लगा। वेश्यावृत्ति जो थी वो राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को उस समय गणिका कहा जाता था। जो महिलाएं स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। इसके अलावा जो पुरुष कलाकार होते थे उनको रंगोपजीवी, और जो महिलाएं जो कलाकार होती थी उनको रंगोपजीविनी कहा जाता था। मैगनीज हमें बताते हैं कि भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन
जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, वो हमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करती है। इससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज की जो जानकारी है वो कहीं न कहीं ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज के अनुसार जो यूरोपियन कंट्री जो होती थी वहाँ पे दासों की स्थिति बहुत ही ख़राब होती थी, और उनके कंपैरिजन में मेगास्थनीज को लगता है कि भारत में दास नहीं होते थे। लेकिन भारत में दास होते थे, लेकिन उनका जो अत्याचार है वो इतना अधिक नहीं होता था जैसे कि यूरोपियन कंट्री में होता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। इसके अलावा उनको इतने कठिन कार्यों में लगाया जाता था, तो इससे क्या है कि वहाँ पे मनुष्यों का बहुत ज़्यादा ही शोषण होता था। मानवाधिकार जैसे कोई काम थे नहीं, इसीलिए मेगास्थनीज को इंडिया में ऐसा लगा कि यहाँ पे दास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो हमें बताती है कि यहाँ पे 9 प्रकार के दास मिलते थे। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। इसके अलावा मेगास्थनीज हमें एक और अनऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। भारत में हमेशा से अकाल पड़ता है और पढ़ते रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और पहले भी पढ़ते थे। इसकी जो जानकारी है इसका खंडन कैसे करते हैं कि हमें शाहगोरा और महास्थान से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वहाँ से हमें अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी अकाल पड़ते थे और अकाल राहत कार्य का संचालन उस समय भी होता था। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लीज, जो यूनानी देवता है, जो उनके समान जो उनको बताया गया है। शिव को तो डायोनिसस बताया और कृष्ण को हेराक्लीज बताया। उसके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे कि जो मनुष्य हैं यहाँ के भारत के, वो देवताओं की क्या बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। मेगास्थनीज हमें ये भी बताते हैं कि भारतीयों को लिखना भी नहीं आता है और तलाक को वो मोक्ष कहते हैं, अर्थात जब पत्नी से उनको छुटकारा मिल जाता है तो वो कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो ये जानकारी भी हमें मेगास्थनीज देते हैं। अब बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति की। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी? मौर्यकाल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, उदयमात्रक। इसका मतलब ये होता है कि बिना सिंचाई के साधनों के जो अच्छी फसल पैदा करते थे, वो जो भूमि होती थी उनको उदयमात्रक कहते थे। एक टर्मिनोलॉजी है सीता। राज्य की जो भूमि होती थी उसको सीता कहते थे, और इस भूमि से जो है वो 1/2 अर्थात 50% जो है वो कर वसूला जाता था। एक टर्मिनोलॉजी है भाग। भाग उस समय जो भू राजस्व कर होता था वो भाग कहलाता था, और इसको 1/6 निश्चित किया गया था। 1/6 भाग जो है वो वसूला जाता था। लेकिन जो यूनानी इतिहासकार है वो हमें बताते हैं कि उस समय ये जो कर है वो 1/4 या 1/4 जो है उस समय वसूला जाता था। सेतुबंध, सिंचाई व्यवस्था को उस समय सेतुबंध कहा जाता था, और उस समय सेतुबंध के लिए जो है, सिंचाई के लिए जो है वो कर लिया जाता था, और उस कर को उदाय भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदाय भाग कहा जाता था। और ये जो उदाय भाग है वो 1/5 से 1/3 तक लिया जाता था। जैसी भूमि होती थी, जिस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था उसमें उपलब्ध करवाई जाती थी, उस हिसाब से उससे उदय भाग लिया जाता था, और वो 1/5 भी लिया जाता था कहीं पर, और कहीं पर 1/3 भी लिया जाता था। बेगार प्रथा को उस समय विष्टि या विष्ट कहा जाता था। इस समय उद्योग धंधे जो है वो विकसित अवस्था में आ चुके थे, और ये जो सारे उद्योग धंधे हैं वो राज्य के नियंत्रण में होते थे। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। उस समय कॉटन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग इस समय बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में आ गया था। अर्थशास्त्र में हमें कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता है। मिट्टी के जो कार्य करते थे उनका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। मुद्रा प्रणाली का इस समय जो है वो विकास हो चुका था। हम पहले देखते हैं कि इससे पहले की जो भी स्थिति थी, जो टाइम पीरियड था, उसमें मुद्रा प्रणाली कहीं ना कहीं उपयोग में नहीं होती थी। मुद्रा प्रणाली का उस समय विकास नहीं हुआ था। लेकिन मौर्यकालीन समय तक आते आते इस समय क्या है, मुद्रा प्रणाली विकसित हो चुकी थी, और हमें बहुत सारे अलग अलग
सिक्के इस समय के मुद्राएं हमें मिलती है। जैसे कि जो सोने का सिक्का होता था उसको सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के जो सिक्के होते थे उसको काशारपण, धरण या पण कहा जाता था, तांबे के जो सिक्के होते थे उसको बाशक या काकनी कहा जाता था। इसके अलावा उस समय जो मुद्रा है, सिक्के हैं, वो कोई भी चला सकता था। कोई भी व्यक्ति 13.5% यदि कर देता था तो वो अपने सिक्के चला सकता था। तो अर्थात 13.5% के कर से ही वो अपने सिक्के चला सकता था। सिक्कों की गुणवत्ता जांच करने वाले जो होते थे उनको रूपक या रूपस्य कहा जाता था। ये जो सिक्के हैं उस समय मौर्यकालीन जो सिक्के थे वो आहत या पंचमार्क सिक्के थे। उस पर ऐसा कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होती थी, बस उनको पंच किया जाता था और वो पंचमार्क सिक्के ही होते थे। उसमें राजा के चित्र वगैरह वो हमें अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये था कंप्लीट मौर्यकालीन प्रशासन। इसके साथ ही मौर्य काल जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है उसमें जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे प्रशासन वो क्षेत्रीय जो राजा है वो उनका जो विकास हुआ है, उन सब को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।